नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 311 नंबर की क्लास को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कावासाकी डीजीज। तो दोस्तों, ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, आपको पता है कि टॉपिक जो सेलेक्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो हमारे पास में रीजन होता है। जैसे बेसिकली जो है हमारे पास में 2 रीजन होते हैं। एक तो जो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट से जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उस एग्जाम में किस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन सब की जो है वो हमने लिस्ट बनाई। और वो लिस्ट जो है वो हमने पूरी सब्जेक्ट वाइज बनाई है। जैसे मेडिकल सर्जिकल के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन फंडामेंटल के ये, न्यूट्रिशन के ये, साइकेट्रिक के, इस तरीके से जो है वो एक सिस्टमेटिकली जो है वो हमने टॉपिक की लिस्ट बनाई है। वो टॉपिक की लिस्ट आपके पास में होगी, जिसको हमने नाम दिया गया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। नहीं है तो आप सीधा सीधा जो है वो टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करेंगे या वहां पे पूछेंगे तो आपको वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। ऑन द स्पॉट नहीं सी, जैसे ही मैं मैसेज रीड करूंगा आपको जो है वो पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो एक तो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वहां से, कहाँ से? 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से। सेकंड हम जो सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं बच्चों के कमेंट बॉक्स पे। जैसे एक दो बच्चों ने जो है वो बहुत बार मैसेज किया, कावासाकी डिजीज करवा दीजिए, कावासाकी डिजीज करवा दीजिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स के आधार पे जो है वो हमने आज की क्लास को जो है वो सेलेक्ट किया है। और आज की जो डिजीज है कावासाकी डिजीज, ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर कावासाकी डिजीज जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। हालांकि ये जरूर है कि जब मैसेज किया था उसको थोड़ा सा हमारे पास में शायद 10-15 दिन का टाइम हो गया है, आज हम इसको लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं अपना वादा जो है वो जरूर पूरा करूंगा। तो इसी कड़ी में आज पढ़ते हैं हमारे पास में कावासाकी डिजीज और इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार से और कैसे कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास में एक बिल्कुल जो है वो नई डिजीज है, जिसके अंदर बहुत सारा डीपली तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे डिजीज का जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपने देखा होगा कि रेड टंग जो है, रेड टंग या स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो हमें किस में दिखाई देती है, वैसे ही हमारे पास में सेम टू सेम ऐसी ही टंग जो है वो इसमें भी दिखाई देती है। ऐसे हमारे पास में आपने फिलेबाइटिस या थ्रोम्बोफिलेबाइटिस का नाम सुना होगा। तो फिलेबाइटिस और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस से ये जो है वो डिजीज हमारे पास में किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट है, इसको भी हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत सारी डिजीज में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो इसके लिए जो है वो हम इस डिजीज को यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक डिजीज है हमारे पास में स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो स्कारलेट फीवर में हमारे पास में स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। लेकिन आजकल क्या करते हैं, एग्जामिनर भी जो है वो स्मार्ट हो गए। एग्जामिनर ने क्या किया, स्कारलेट फीवर ऑप्शन ही नहीं देते हैं। ऑप्शन आपके पास में अलग अलग दिया जाएगा कि आपके पास में जो है वो स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो किस में दिखाई देती है। आपके पास में ऑप्शन दे देते हैं, जैसे टाइफाइड डिजीज हो गया, फिलेबाइटिस हो गया है, या और कोई डिजीज, और उसमें एक ऑप्शन दे देते हैं कावासाकी डिजीज। तो बेसिकली हमारे पास में मेन साइन सिम्टम्स तो है, स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो मेन साइन सिम्टम्स हमारे पास में स्कारलेट फीवर का है, नो डाउट। लेकिन हमारे पास में कावासाकी डिजीज के अंदर भी जो है वो हमारे पास में ये स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो दिखाई देगी। तो इस चक्कर से देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हो गया हमारे पास में स्ट्रॉबेरी टंग। तो इसलिए ये जो है वो डिफरेंशिएट है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो है हमारे पास में जो मिडल टाइप की जो ब्लड वेसल्स है और स्पेशली जो है वो आर्टरी है, उसका जो है वो इन्फ्लामेशन होता है, राइट। अब इन्फ्लामेशन जो है हमारे पास में और भी ब्लड वेसल्स का होता है, जैसे फिलेबाइटिस हुआ, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हुआ, वो वेन का हो गया। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो और भी जो है वो हमारे पास में ऐसी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में ज्यादा डेंजरस क्यों होती है, जैसे फिलेबाइटिस हो गया, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो गया, नॉर्मली हम जब आईवी इन्फ्यूजन चलाते हैं तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता। ये हमारे पास में कावासाकी डिजीज इतना डेंजर क्यों होती है, उसका रीजन है कि ये बेसिकली जो हमारे पास
में मिडल टाइप की आर्टरी होती है, न ये बहुत ज्यादा लार्ज आर्टरी में होता है, न ये बहुत ज्यादा स्मॉल आर्टरी उसमें होता है। ये बेसिकली जो मिडल टाइप की आर्टरी होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली मेजर रूप से अफेक्ट होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। इसलिए ये कवासाकी डिजीज जो है मोर डेंजरस है। मतलब अब कोरोनरी आर्टरी अगर अफेक्ट होगी तो फिर तो पूरा हार्ट ही अफेक्ट हो गया, और वो सारी चीजें जो है वो आपकी हार्ट से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो सारी की सारी आ जाती है। तो इस तरीके से, ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे पास में जो है वो सबक्यूटेनियस मार्जिनेटम होता है, ठीक है, या इरिदेमा मार्जिनेटम होता है, रोमेटिक हार्ट फीवर में जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है। वैसा ही जो है वो इसमें भी होता है, लेकिन दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट है। वो दोनों में इसलिए डिफरेंशिएट है कि वो जो हमारे पास में रोमेटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है, या हम कहें रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर हमारे पास में जो इरिदेमा मार्जिनेटम होता है, इरिदेमा मार्जिनेटम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमारे पास में इरिदेमा बन जाता है। और जब ये रिकवर होता है तो रिकवर जो है वो इस तरीके से होता है, मतलब मार्जिन टाइप से जो है वो इसकी रिकवरी होती है, यानी कि ये जो रिकवरी है वो हमारे पास में इस तरीके से होती है। बीच के अंदर से जो है वो हमारे पास में रिकवरी स्टार्ट होती है, और आगे जो है वो मार्जिन रूप से जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब ऐसे मार्जिन टाइप से जो है वो बन जाता है, इसलिए इसको बोला इरिदेमा मार्जिनेटम। तो ऐसा ही जो है वो हमारे पास में इरिदेमा बनता है, लेकिन ये जो है वो रिकवर होगा तो पूरे दोनों साइड के कॉर्नर से होगा, मतलब इधर हर तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, पूरा इस तरीके से होगा, मतलब मार्जिन नहीं बनेगा, सेंट्रल टाइप से रिकवर होगा, जबकि वहां पे इस तरीके से होता है। तो ये बहुत सारी डिजीज से जो है वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा सेपरेट होता है। और एग्जामिनर क्या होता है कि एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन को ही पूछता है, जैसे आपने देखा होगा कि सारी आर्टरी के अंदर जो है वो प्योर ब्लड होता है, एक्सेप्शन पूछता है कौन सी आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड नहीं होता, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। तो ठीक उसी तरीके से जहां पे भी स्टूडेंट मात खा जाए या जहां पे भी स्टूडेंट थोड़ा सा अटकने लग जाए, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। और इसीलिए ये हमारे पास में कवासाकी डिजीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिन बच्चों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज को जो है वो मेरे सामने पेश किया, और ये चीज जो है मैं आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिजीज जो है वो किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजों में डिफरेंशिएट होती है वो मैं आपको बताता भी रहूंगा। एग्जाम में कहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं बताता रहूंगा, और साथ के साथ ये भी वादा करता हूं कि ये डिजीज जो है वो आपको कंठस्थ हो जाएगी, कोई डाउट जो है वो आपको इसमें जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे और इस चीज को जो है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, कवासाकी डिजीज की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, कवासाकी डिजीज इज एन एक्यूट फेब्राइल मल्टी सिस्टम वेस्कुलाटाइस, ठीक है, यानी कि इंफ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो इसमें बेसिकली जो है वो इंफ्लामेशन होता है। अब देखिए, ये जो है वो हमारे पास में एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब सडनली होता है, संभलने का जो है मौका ही नहीं देता। और एक चीज मैंने आपको ये भी बताई है कि कोई भी चीज है एक्यूट जो है वो ज्यादा डेंजरस होती है देन कंपेयर टू क्रोनिक। तो ये हमारे पास में एक्यूट होती है। फाइब्रिल, फाइब्रिल का मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर, इसके अंदर हमारे पास में इंफ्लामेशन होगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगा, ये सडनली होती है, इंक्रीज टेम्परेचर होता है। मल्टी सिस्टम वेस्कुलाइटिस, ठीक है, वेस्कुलाइटिस मतलब मल्टी सिस्टम, अलग अलग, ये हार्ट पे भी अटैक करती है, लिवर पे भी अटैक करती है, तो बहुत सारे सिस्टम पे जो है वो अटैक करती है। और उसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास में किस पे आता है, हार्ट पे सबसे आता था। हार्ट में जो है वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी है, इसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट डालता है। यानी कि कवासाकी डिजीज जो है वो एक्यूट होती है, फेब्राइल होती है, मल्टी सिस्टम पे होती है, वेस्कुलाइटिस होती है, मतलब इन्फ्लामेशन होता है किसका, ब्लड वेसल्स का। एंड देखिए, डेट प्राइमरली अफेक्ट मीडियम साइड आर्टरी स्पेशली टू द कोरोनरी आर्टरी। ये जो स्पेशली आ गया, इसकी वजह से ये डिजीज जो है वो ज्यादा डेंजरस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या कह रहा है कि मल्टी साइज की जो आर्टरी होती है उस पर ज्यादा अफेक्ट करती है। अब मल्टी साइज क्या आती है, मतलब न तो ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, जो मीडियम साइज की आर्टरी होती है उन पे जो है वो ज्यादा अफेक्ट करती है, वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन करवाती है। और स्पेशली कहां पे करती है दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी में करवाती है। अब कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपको पता ही है दोस्तों कि जो हमारे पास में हार्ट से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करता है दोस्तों,
वो करता है हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी। अब जब बच्चा जो है वो छोटा बच्चा जब चेस्ट पेन की इनकी कंप्लेन करता है तो हम उसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, एमआई हो रहा है, वो तो बहुत ज्यादा एज ग्रुप में होता है, करीबन 40-45 साल की उम्र में होता है। इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि ये जो है वो होता है बच्चों में, इसलिए ये डेंजरस होता है। तो देखो, इट इज मेनली अकर इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में 5 साल से छोटे बच्चों में जो है वो देखने को मिलता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको जो है वो किस नाम से भी जाना जाता है? इसको जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जानता है। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम क्यों बोला गया, ये मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आगे जो है वो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो मीडियम साइज की ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो है हमारे पास में इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। और वो जो मीडियम साइज की है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो भी हमारे पास में टिश्यू या जो लिम्फ नोड होते हैं उसके आसपास होती है, क्योंकि जो बड़ी वाली होती है वो तो डीप होती है, जैसे अरोटा हुआ, इंफीरियर वेना क्या, वो तो हार्ट के आसपास होती है। जो बिल्कुल छोटी छोटी है वो हमारे पास में सुपरफिशियली होती है, और जो मीडियम साइज वाली है वो हमारे पास में टिश्यू के बीच में होती है। और टिश्यू भी कौन सा? जो म्यूकस प्लस क्यूटेनियस, यानी कि हमारे पास में म्यूकस क्यूटेनियस वाला जो टिश्यू है और वहां के जो लिम्फ नोड है वहां पे जो है वो अफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। अब म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम जैसे लिप्स हो गया हमारे पास में, ये नोज की टिप होगी, ये कंजेक्टिव वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे पाम वाला भी एक तरीके से म्यूकोक्यूटेनियस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हालांकि हमारे पास में 5-10 मिनट टाइम जरूर लग जाते हैं, बेसिकली हमारे पास में इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन पे ही टाइम लग जाता है, लेकिन हर बार की तरह मैं यहाँ पे भी यही चीज कहूंगा कि शुरुआत में जो है वो आप किसी चीज को इतना अच्छे तरीके से समझ लो ताकि बाकी चीजें जो है वो रटने की जरूरत ना पड़े। और रटने वाली चीजें तो जो है मैं बताता भी नहीं हूँ, अगर हमें बेसिक कोर्स चीजें पता चल जाती है कि यार इसके अंदर ये चीजें होती है, ऐसा ऐसा चीजें होती है, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है, तो हमारा एकदम कंसंट्रेटेड माइंड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कवासी की डिजीज जो है वो एक्यूट होती है, मतलब जब भी होगा ये सडनली होगी, प्लस फाइब्रिल होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये भी इसका एक मेन साइन सिम्टम्स है। ठीक है, मल्टी सिस्टम बहुत सारे सिस्टम पे अफेक्ट करता है, और ये बेसिकली किस में इन्फ्लामेशन करता है? जो मीडियम साइज की जो ब्लड वेसल्स है उस पे जाके अटैक करता है, उसमें स्पेशली कोरोनरी आर्टरी पे करता है। अब कोरोनरी आर्टरी पे करेगा तो हार्ट से रिलेटेड ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, और हार्ट से रिलेटेड जो एंजाइना या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीएडी वाली जो साइन सिम्टम्स थे वो सारे के सारे जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? और ये बेसिकली 5 साल के बच्चों में होती है, इसमें से भी 2 साल के बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। डेंजर क्यों हुई? क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी पे अटैक करती है, और ये इसके जो साइन सिम्टम्स है वो दूसरी डिजीज के साइन सिम्टम्स से मैच करते हैं, इसलिए जो है वो ये डेंजर हो जाती है। जैसे चेस्ट पेन वगैरह हुआ तो हम डायरेक्टली एंजाइना उसकी तरफ जाते हैं, और उसकी तरफ कई बार जाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 साल का बच्चा, उसमें थोड़ी एंजाइना होगा, तो इसलिए मिसगाइड हो जाता है। ऐसे जैसे रेड टंग है या हम कहें स्ट्रॉबेरी टंग है, वो स्कारलेट फीवर में देखने को मिलती है, बट वो क्वासिक इस कवासाकी डिजीज में भी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है वो डेंजरस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ईटियोलॉजी या कोजेज की, कि कवासाकी डिजीज जो है वो क्यों होती है। तो एग्जैक्ट कोजेज तो जो है वो इसका अननोन है। अब जो चीज का एग्जैक्ट कोजेज अननोन होता है ना, वो उतनी ही बेकार डिजीज होती है मेडिकल साइंस में अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब हमारे पास में दुश्मन का पता नहीं होता, वो दुश्मन ज्यादा डेंजरस है, ये तो चीज आप भी मानते हो। अगर हमें पता हो कि यार ये बंदा हमारा दुश्मन है तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर दुश्मन का पता ही नहीं होता है तो हम बिल्कुल ल्यूज रहते हैं, और फिर वो हमें नुकसान पहुंचा देता है। ठीक उसी तरीके से इसके जो एग्जैक्ट कोजेज है कि इस पर्टिकुलर की वजह से जो है वो हमारे पास में कवासाकी डिजीज होती है, ऐसा कोई भी चीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। बट पॉसिबल फैक्टर्स इंक्लूड, बट कुछ कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे पास में कवासाकी डिजीज को जो है वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं, भाई हाँ इसकी वजह से कवासाकी डिजीज जो है वो होती है। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट, चाहे वो हमारे पास में वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो, कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर वो कोज कर सकता है। स्पेशली जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स में कोई भी इन्फेक्शन, जैसे सेप्टिसीमिया है, बैक्टीरियमिया है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग इन द सेंस कि अगर किसी फैमिली मेंबर में किसी को भी जो है वो कवासाकी डिजीज हो, मान के चलिए 2 बहन भाई है, उसमें एक को जो है वो कवासाकी डिजीज है, तो दूसरे वाले को भी जो है वो कवासाकी डिजीज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, मतलब चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट ऑटो इम्यून रिएक्शन टू अननोन एंटीजन। ऑटो इम्यून रिएक्शन टू अननोन एंटीजन मतलब कई बार जो है वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, उसकी वजह से उसके एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाते हैं। हालांकि नॉर्मल ऐसा चीजें जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए। मान लो एंटीजन आया, वो नॉर्मल एंटीजन है, डस्ट पार्टिकल है, नॉर्मल एंटीजन है, देन पोलन पार्ट है, नॉर्मल एंटीजन है, उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास में अगर एंटीबॉडीज बनना लग जाएगी, फिर वो एंटीबॉडीज हमारे टिश्यू को ही डैमेज करने लग जाएगी। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो ऑटो इम्यून रिएक्शन टू अननोन एंटीजन, ये भी जो है वो हमारे पास में मेन रीजन जो है वो कोज करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो है वो हमारे पास में बेसिकली आता है एयर पोल्यूशन। क्या आता है दोस्तों, हमारे पास में ये जो है वो बेसिकली आता है एयर पोल्यूशन। ये जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। ये हो गया हमारे पास में इटियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस कि वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारे पास में ये कवासाकी डिजीज जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कवासाकी डिजीज जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे लगता नहीं है कि आपने कभी जो है वो कवासाकी डिजीज को जो है वो ऐसा बच्चा कभी देखा भी होगा। इवन मैंने एम्स में सिर्फ एक बार जो है वो कवासाकी डिजीज का जो है वो एक बच्चा देखा था। तो बहुत कम जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें एपिडेमियोलॉजी में पहली चीज आती है कि कॉमन इन चिल्ड्रंस लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि ये बेसिकली जो है वो 5 साल के छोटे बच्चों में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने स्पेशली कहा था, थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 साल के बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं, मतलब ज्यादा जो है वो इसके सस्पेक्टेड इफेक्ट में आते हैं। पीक लेवल की अगर हम बात करें तो पीक लेवल होता है हमारे पास में 1 to 2 ईयर्स। 1 to 2 ईयर्स के बच्चों में सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट कॉमन इन बॉयज। सबसे ज्यादा जो है वो किन में देखने को मिलता है दोस्तों, बॉयज में देखने को मिलता है। अब ये पार्शियलिटी तो होती है, ये गर्ल्स में देखा जाए या वुमन में देखा जाए तो हर कोई डिजीज को हम कहते हैं तो ये बेसिकली बॉयज में देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसी डिजीज होती है जिसका ये सिनेरियो आता है कि ये जो है वो फीमेल में या फिर जो है वो गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हायर इंसिडेंस इन एशियन पॉपुलेशन। जो एशियन पॉपुलेशन होता है उनमें ज्यादा इंसिडेंस होता है, जैसे स्पेशली जो है वो जापान। जापान के अंदर जो है हमारे पास में करीबन करीबन जो दोस्तों 5% बच्चों में जो है वो कवासाकी डिजीज प्रेजेंट होती है। मतलब 100 में से 5 बच्चे, यहाँ तो हजारों में भी 5 मिलना मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो हमारे पास में इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है। तो ये एपिडेमियोलॉजी है इसकी कि बेसिकली जो है वो 5 साल के छोटे बच्चों में इफेक्ट करता है। देन स्पेशली जो है वो 1 से 2 साल के बच्चे जो है वो ज्यादा सस्पेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये बच्चों में जो है वो बॉयज में ज्यादा अफेक्ट करता है और स्पेशली जो है वो जापान के लोगों में जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। भाई ये जो है वो हमारे पास में कवासाकी डिजीज जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या कहती है। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि पैथोफिजियोलॉजी उसकी इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है, फटाफट एक बार पढ़ने में ही जो है वो समझ में आ जाएगी। तो देखो, इनिशियली इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरी। मतलब सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन होगा। वही तो हमने कवासाकी डिजीज के बारे में बताया था कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में स्मॉल और मीडियम साइज की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। तो स्टार्टिंग हो गई इनिशियली इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरी के अंदर होता है। देन उसकी वजह से क्या होता है, वेस्कुलाइटिस एंड एंडोथेलियल इंजरी। ये जो हमारे पास में, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है, तो इसके अंदर जो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो जो एंडोथेलियल लेयर है, ठीक है, ये जो हमारे पास में एंडोथेलियल लेयर है वो धीरे धीरे जो है वो डैमेज होने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, वेस्कुलाइटिस होगा एंड एंडोथेलियल इंजरी जो है वो चालू हो जाएगी। क्लियर, पहले इन्फ्लामेशन हुआ, अभी इस आर्टरी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, देन ये एंडोथेलियल लेयर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाएगी। देन उसके बाद क्या आएगा, थिकनिंग ऑफ वेसल्स वॉल एंड एनोरिज्म फॉर्मेशन। एनोरिज्म मैंने थोड़े दिन पहले जो है वो बताया था। एनोरिज्म में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में कोई भी जो है वो आर्टरी है, इसका एक्सेसिव डायलेशन होता है। अगर हम इसको कहें, जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल आर्टरी है, अगर ये आर्टरी का जो है वो इस तरीके से डायलेशन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों एनोरिज्म। ठीक है, और सारे एनोरिज्म मैंने बताए थे, पार्शियल भी बताया था, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये सारी चीजें। तो ये जो है वो हमारे पास में अब थिकनिंग हो जाएगा। जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स की वॉल है, अब वॉल आपको पता ही है, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी,
ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंथिमा, ये सारी चीजें। अब ट्यूनिका इंथिमा जो है वो डैमेज हो चुकी है। अब डैमेज हो चुकी है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास में आर्टरी की ल्यूमन मान ली इतनी मोटी है, अब ये घिस के जो हो बिल्कुल पतली हो जाएगी। यानी कि ये जैसे हमारे पास में आर्टरी की इतना ल्यूमन है, इतना थिकनेस है, अब ये घिस के जो है वो बिल्कुल इतना बारीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर प्रेशर की रेट होगा तो तो एनोरिज्म का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, पर्टिकुलरली अफेक्टेड कोरोनरी आर्टरी विच कैन लीड टू, और ये जो है वो फिर हमारे पास में ये बेसिकली किसको अफेक्ट करती है, कोरोनरी आर्टरी को। अब कोरोनरी आर्टरी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। क्या क्या चीजें, पहली आ गई कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म, कोरोनरी आर्टरी का जो है वो एनोरिज्म हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी का एनोरिज्म हो जाएगा, जब एनोरिज्म हो जाता है हमारे पास में आर्टरी का, तो आपको पता है दोस्तों वहां पे रप्चर होने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। पता ही है, ऑलरेडी मैंने एनोरिज्म आपको पढ़ा रखा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कंटिन्यूस जो हो बुलेट सीरीज को जो है वो ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बैलून है हमारे पास में, ठीक है, जैसे हमने बचपन के टाइम पे जो है वो पॉलीथीन आती थी, उसमें हवा भरते थे, तो एक जगह से वो बाहर से ऐसा निकल जाता था, तो बाहर से ऐसे निकल जाता था, तो वहां पे वो चीजें भी बिल्कुल पतली हो जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी का जो है वो हमारे पास में क्या हो जाता है, एनोरिज्म हो जाता है। उसकी वजह से मायोकार्डिटाइटिस हो जाएगा। देखो कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन हुआ है, कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन हुआ, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई किसको दे रही है, मायोकार्डियम को, तो मायोकार्डिटाइटिस हो जाएगा। पेरिकार्डिटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंडोकार्डिटाइटिस क्यों नहीं होगा, ये बताइए मुझे। एक्चुअली आपको जब हार्ट वाल्व पढ़ाया था, या आपने जब मेरी कोई हार्ट की डिजीज कोई भी पढ़ी होगी, तो मैंने वहां पे भी बताया होगा कि जो एंडोकार्डियम होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो अंदर से ही सक करके लेती है। मायोकार्डियम जो है वो हमारे पास में बीच वाली लेयर होती है, सबसे थिक वाल होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है, और ये ब्लड सप्लाई ही जो है वो फिर पेरिकार्डियम में भी जाती है, ठीक है। तो देखो मायोकार्डिटाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम, एंड पेरिकार्डिटाइटिस, दोनों में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ, जिसके पीछे भी जो है वो आ जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डिटिस है तो फिर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और पेरिकार्डिटाइटिस है तो पेरिकार्डियम, ठीक है। ये चीज आपको पता ही है। एंड उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेज में जो हो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो जाएगा। तो ये इसकी जो हो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी है, रटो मत, सिंपली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी मिडिल साइज की या स्मॉल आर्टरी के अंदर जो है वो क्या हुआ दोस्तों, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, वेस्कुलाइटिस हुआ, एंड एंडोथेलियल इंजरी हुआ। जो भी ब्लड वेसल्स है वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, तो जो अंदर वाली लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज हो गई है। अब अंदर वाली लेयर जो है वो धीरे धीरे हमारे पास में डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आर्टरी की वाल है वो अब पतली हो गई है। आर्टरी की वाल जैसे मान लिए मोटी थी, इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास में इतनी मोटी थी वाल, अब ये इतनी मोटी वाल जो है वो न होके इतनी सी रहेगी, पतली होगी। अब वाल पतली होगी तो प्रेशर तो आर्टरी के अंदर रहता ही है, तो उसकी वजह से वहां पे एनोरिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एनोरिज्म फॉर्मेशन हो गया तो वो तो ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि कभी भी वो रप्चर हो सकता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है एनोरिज्म की वजह से। अब ये एनोरिज्म जो है वो हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो इसकी चपेट में आ जाती है, जो सबसे मेन डेंजर चीज है। अब कोरोनरी आर्टरी में जो है वो अफेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म हो जाता है, मायोकार्डिटाइटिस हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है, कोरोनरी आर्टरी ही दे रही है। पेरिकार्डिटाइटिस हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास में मायोकार्डियम से आ रही है। और कुछ कुछ केसों में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी जो है वो देखने को मिलता है। एंडोकार्डिटाइटिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंडोकार्डियम तो कोरोनरी आर्टरी से ब्लड ले ही नहीं रहा है। ये इसकी हो गई हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में फेजेज ऑफ कवासाकी डिजीज। कवासाकी डिजीज की जो हो फेजेज को डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना इसके फेजेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये फेजेज डिवाइड की गई हमारे पास में अकॉर्डिंग टू टाइम, ड्यूरेशन के आधार पे, ये भी चीज ध्यान रखना। कोई भी आपसे पूछे कि कवासाकी डिजीज की जो फेजेज है वो किसके आधार पे डिवाइड की गई है, तो ये ड्यूरेशन के आधार पे की है, समय के साथ में, और उस समय के साथ साथ जो है वो इसमें अलग अलग साइन सिम्टम्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन के आधार पे समय के साथ जो है वो इसकी स्टेजेस को जो है वो क्लासीफाई किया गया, और हर पर्टिकुलर स्टेज में अलग अलग जो है वो साइन सिम्टम्स आते हैं, इसीलिए। तो देखो पहली स्टेज आ जाती है हमारे पास में एक्यूट फेज, पहली फेज आ गई हमारे पास में एक्यूट फेज, और ये एक्यूट फेज चलती है हमारे पास में 1 to 2 वीक्स। तो ये भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में मैंने बताया कि फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फेजेज जो है वो सबसे ज्यादा पूछते हैं। फेजेज के अंदर एग्जाम में क्या पूछते हैं,
फेजेज के अंदर पूछते हैं, एक तो फेज का टाइम ड्यूरेशन, एक पूछते हैं कि कौन सी फेज के अंदर क्या क्या जो है वो साइन सिम्टम्स होता है। तो पहली चीज आ गई एक्यूट फेज, मतलब शुरुआती फेज। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी? सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर जो है वो देखने को मिलेगा, और वो फीवर लगभग जो है वो 5 या 5 दिन से अधिक चलेगा। ऐसा नहीं एक दिन फीवर आके छूट गया या 2 दिन आके फीवर छूट गया, नहीं, हाई ग्रेड फीवर होगा। और हाई ग्रेड फीवर की अगर मैं मार्जिनल बात करूं तो कम से कम जो है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तो जो है वो फीवर रहता ही रहता है। हाई ग्रेड फीवर की बात करें तो वो हमारे पास में लगभग वो जो है 105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के समथिंग आता है, लेकिन 102 डिग्री जो है वो उसका पीक लेवल रहता ही रहता है। देन उसके बाद क्या होता है, इसी के अंदर म्यूकोक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन हो जाएगा। म्यूकोक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन का मतलब जो हमारे पास में म्यूकोक्यूटेनियस वाली जगह है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ होता है, माउथ में होता है, लिप्स में होता है, कंजेक्टिवा होता है, जहां पे म्यूकोक्यूटेनियस का जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आया था हमारे पास में रैशेज एंड लिम्फ एडिनोपैथी। जगह जगह जो है वो रैशेज हो जाएंगे, जैसे एलर्जी के जगह टाइम पे रैशेज नहीं होते, और हमारे पास में जो लिम्फ नोड है उनका इनलार्जमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिम्फ एडिनोपैथी मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है वो हमारे पास में इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे। सेकेंड फेज आ जाती है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं सब एक्यूट फेज। क्या होते हैं? सेकेंड आगे हमारे पास में सब एक्यूट फेज। और सब एक्यूट फेज जो है वो हमारे पास में कब से कब तक रहती है? 2 to 4 वीक। पहली 1 से 2 वीक, फिर 2 से 4 वीक, फिर 4 से 8। ये समझना बहुत आसान है। ठीक है, अब सब एक्यूट फेज के अंदर जो है वो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो सब एक्यूट फेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिस्क्यूमेशन। ठीक है, डिस्क्यूमेशन का मतलब पीलिंग, स्किन जो है वो उतरने लग जाएगी। ठीक है, जैसे पपड़ी पपड़ी टाइप से जो है वो स्किन जो है वो उतरने लग जाएगी। पीलिंग ऑफ स्किन ऑन हैंड एंड फीट, हाथ और पैरों की जो स्किन है वो धीरे धीरे पील होने लग जाएगी, उतरने लग जाएगी। एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको पता ही है दोस्तों। थ्रोम्बोसाइटिस हुआ छोटे छोटे जो है वो हमारे पास में क्लोट फॉर्मेशन टाइप से जो है बन जाएंगे, बिल्कुल जो है वो दाने दाने से बन जाएंगे। एंड कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म में डेवलप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो नहीं गया है, शायद मैंने देखा नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में कि कोरोनरी आर्टरी का एनोरिज्म कौन सी फेज के अंदर होता है। तो ध्यान रखना सब एक्यूट फेज के अंदर जो है वो कोरोनरी आर्टरी का जो है वो एनोरिज्म हो सकता है आपको नेक्स्ट नोट से 10 में जो है वो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास में सेकेंड फेज। थर्ड आ जाती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट फेज। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हमारे पास में कन्वर्जेंट फेज। कन्वर्जेंट फेज को जो है वो किस नाम कितने देती है? 4 to 8 वीक। तो मैंने कहा ना याद रखना बहुत आसान है। कैसे? पहली फेज एक्यूट फेज 1 to 2 वीक्स, ये हो गया हमारे पास में एक्यूट फेज। क्लियर? सेकेंड आ गया हमारे पास में 2 to 4 वीक, ये हो गया हमारे पास में सब एक्यूट फेज। ठीक है, थर्ड आ गया हमारे पास में कन्वर्जेंट फेज, ये होती है हमारे पास में 4 to 8 वीक, ये हो गया हमारे पास में कन्वर्जेंट फेज। ठीक है, एएसपी याद रखना, एएससीपी, बट वो चीज आपको जो हो कंफ्यूज होंगे, एएससी। ठीक, अब देखो इसमें हमारे पास में सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो रिजोल्व हो जाते हैं। अब जो हमारे पास में सिम्टम्स थे कौन कौन से? जो फीवर था, जो रैशेज थे, वो सारे सारे जो है वो हमारे पास में धीरे धीरे जो है वो रिजोल्व होने लग जाएंगे। एंड लेबोरेटरी वैल्यू रिटर्न टू द नॉर्मल, जो भी हमारे पास में लेबोरेटरी वैल्यू थी वो धीरे धीरे अब नॉर्मल हो जाएगी। अब लेबोरेटरी वैल्यू में क्या था भाई? हमारे पास में अगर ईएसआर बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा, देन सीआरपी था वो नॉर्मल हो जाएगा। बेसिकली तो यही होता है, कौन कौन सा? ईएसआर वगैरह है या जो सीआरपी है, ये दोनों के दोनों जो है वो अब क्या हो जाएंगे दोस्तों? नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। एंड कोरोनरी चेंजेज में परसिस्ट, ये जो है वो मेन डेंजर होता है। कोरोनरी के अंदर जो जो चेंजेज हुए, यानी कि जो एनोरिज्म हुआ, वो सारी चीजें वो वैसे के वैसे। जो फीवर था वो रिजोल्व हो गया, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। देन उसके बाद जो भी हमारे पास में लेबोरेटरी वैल्यूज थी, ठीक है, वो अब नॉर्मल आने लगी। लेकिन कोरोनरी आर्टरी में जो जो चेंजेज हुए वो वैसे के वैसे ही जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गए तीनों फेजेज। कौन कौन सी दोस्तों? पहले आ गए हमारे पास में एक्यूट फेज, सेकेंड आ गई सब एक्यूट फेज, और थर्ड आ गया हमारे पास में कन्वर्जेंट फेज। ठीक है, तो ये कब कब रहती है? 1 to 2 वीक, 2 to 4 वीक, 4 to 8 वीक।
क्लियर है। एक्यूट फेज में सारी चीजें, फीवर वगैरह जो हो वो पीक लेवल पे होता है, ये सारी चीजें। देन हमारे पास में सेकंड जो हमारे पास में फेजेज आती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी का चेंजेज, वो सारी चीजें, सबक्यूटेनियस, वो सारी चीजें चेंजेज होती है। थर्ड स्टेज में हमारे पास में सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे रिजोल्व होना लग जाती है। ये देखिए हमारे पास में क्वाशिको सिंड्रोम के जो है वो, जिसको हम कहते हैं एक्यूट सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस। तो इसमें मेन चीज़ हमें क्या बताती है, फीवर रहता है। कितना रहता है दोस्तों, 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर रहता है। और स्ट्रॉबेरी टंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बताया था कि एक जगह जो है वो हमारे पास में और होता है, और वो होता है कौन सा, स्ट्रॉबेरी टंग। किसमें देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये हमारे पास में स्कारलेट फीवर, किसमें, स्कारलेट फीवर में जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रेड लिप्स। रेड लिप्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। बाकी कंजक्टिवाइटल रेडनेस, लिथार्जी, इरिटेबिलिटी, वो चीज़ें देखने को मिलती है। सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, वो तो होता ही होता है, लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो हमारे पास में होती है। देन उसमें हमारे पास में स्किन चेंजेज होती है, मतलब हमारे पास में डिस्क्यूमेस जो है वो इजीली हो जाता है, मतलब आसानी से जो है वो उतरती रहती है। ठीक है। देन पेरिफेरल एडिमा जो है वो हमारे पास में देखने को मिलता है। ये तो आपको पता है, यूजुअली जो है लेस देन 5 ईयर के बच्चों में जो है वो देखने को मिलता है। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है वो किस पे जाके अटैक करते हैं, ये हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी पे जाके अटैक करती है। एंड ओकेजनल इंटरमिटेंट चोकिली एब्डोमिनल पेन जो है वो देखने को मिलता है। रेशेज हो जाते हैं ओवर द ट्रंक एंड पेरिनल एरिया में। तो ये कुछ मेन साइन सिम्टम्स है जो कि हमने ऑलरेडी जो है फेजेज के अंदर देख रहे हैं। अब हम स्पेशली जो है वो इसके फीचर्स देख लेते हैं, और किस तरीके से जो है वो आप इसको कहोगे कि हाँ इसको कवासाकी डिजीज है ही है। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो पहले मेजर सिम्टम्स को हम अलग डिवाइड कर लेंगे, बाकी जो हमारे पास में माइनर सिम्टम्स है उसको हम अलग देखेंगे। तो देखिए, डायग्नोसिस रिक्वायर्ड फीवर मोर देन 5 डेज, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कवासाकी डिजीज के अंदर। क्या होता है, पहली चीज, अगर हम डायग्नोसिस करते हैं कि इस पर्टिकुलर बच्चे को या इस पर्टिकुलर क्लाइंट को जो है वो कवासाकी डिजीज है, तो इसमें सबसे पहले चीज आती है डायग्नोसिस रिक्वायर्ड फीवर मोर देन या इक्वल 5 डेज। कम से कम 5 दिन जो है वो फीवर होना ही होना चाहिए। ठीक है, 5 दिन फीवर जो है वो हमें बिल्कुल प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। क्लियर। प्लस उसके बाद में जो नीचे हमारे पास में साइन सिम्टम्स दिए गए हैं, उसमें लगभग 4 या 5 फॉलोइंग क्राइटेरिया भी होने चाहिए। मतलब पहली चीज, किसी भी बच्चे को कवासाकी डिजीज का अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर 5 दिन या 5 दिन से अधिक जो है वो फीवर की हिस्ट्री तो होनी होनी चाहिए, और वो फीवर भी आल बाल नहीं, हाई ग्रेड फीवर जो होना चाहिए। प्लस लगभग जो है वो करीबन 4 या 5 क्राइटेरिया जो है, 4 या 5 क्राइटेरिया जो है वो ये भी होने चाहिए। कौन कौन सा, यानी कि उसके अंदर कंजेक्टिव फीवर तो होगा ही होगा, कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है, ओरल चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, रेशेज देखने को मिल सकते हैं, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। मतलब ये जो हमारे पास में 5 साइन सिम्टम्स है, उनमें लगभग 5 या 4 होने चाहिए। फीवर तो होगा ही होगा, प्लस ये 4 सिम्टम्स और हैं, मतलब हम कंफर्म कह सकते हैं कि इस बच्चे को जो है वो कवासाकी डिजीज है। तो देखिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। पहला आ जाता है कंजेक्टिवाइटिस। अब कंजेक्टिवाइटिस क्या होता है आपको पता ही है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजेक्टिवा। तो ये बायलेटरल, मतलब दोनों आंखों में हो सकता है, एक आंख में भी हो सकता है। ठीक है। एंड नॉन प्रिवेलेंट रेडनेस ऑफ आइज। नॉन प्रिवेलेंट का मतलब कोई भी जो है वो सीक्रेशंस वहां पे नहीं होता, बट रेडनेस होता है आइज में। तो कंजेक्टिवाइटिस होगा, बायलेटरल होगा, और नॉन प्रिवेलेंट रेडनेस जो है वो आइज होगी, मतलब कोई भी सीक्रेशंस जो है वो आंखों से नहीं निकलेगा, लेकिन ये चीजें प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओरल चेंजेस। ओरल चेंजेस मतलब हमारे पास में माउथ पे क्या क्या चीजें चेंज आती है, तो दोस्तों रेड क्रैक लिप जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास में स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो देखने को मिलेगी, वो मैंने आपको बता भी दिया था। स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो बेसिकली किसमें, स्कारलेट फीवर में तो देखने को मिलती ही मिलती है, बट कवासाकी डिजीज में भी मिलती है। आजकल ऑप्शन कवासाकी डिजीज का रहता है। एंड इरिदिमा ऑफ ओरल म्यूकोसा। ओरल म्यूकोसा पे जो है वो हमारे पास में इरिदिमा प्रेजेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट थर्ड आता है पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी चेंजेस। पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी चेंजेस मतलब जो हमारे पास में हाथ पैर है, वहां पे क्या क्या चीजों की चेंजेस आती है, तो दोस्तों स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑन पाल्म एंड सोल। सोल और पाम पे जो है वो हमारे पास में स्वेलिंग और रेडनेस रहेगी। एंड उसके बाद धीरे धीरे वहां पे स्किन उतरना चालू हो जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों हाथों दोनों पैरों पे जो है वो हमारे पास में रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगा, और फिर थोड़े समय बाद वहां पे स्किन जो है वो उतरने लग जाएगी। नेक्स्ट हमें रेशेज देखने को मिलेंगे। रेशेज कैसे, पॉलीमोर्फस मिस
मैकुलोपॉपुलर रेसेज ऑन ट्रक एंड लिम्ब। ठीक है, हमारे पास में छोटे छोटे दानेदार जो है वो रेसेज जो है वो हमारे पास में ट्रंक एंड लिम्ब पे जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, सर्वाइकल वाला जो एरिया है वहां पे हमें जो है वो लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, मतलब कि लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज मिलेंगे, यूजुअली यूनिलेटरल, एंड लिम्फ नोड जो है वो मोर देन 1.5 सेंटीमीटर से बड़े मिलेंगे, यानी कि जो लिम्फ नोड है उनकी साइज जो है वो बढ़ जाती है और वो साइज जो है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर से जो है वो ज्यादा मिलेगी। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको सबसे मेन कोर पॉइंट याद क्या रखना है कि उस बच्चे के अंदर फीवर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, वो फीवर मोर देन 5 या 5 डेज तो रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ ये जो है कंजेक्टिवाइटिस है, ओरल चेंजेस है, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी चेंजेस है, रेशेज है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, उसमें से 5 या 4 जो है वो क्राइटेरिया होने चाहिए, फिर हम कंफर्म कह सकते हैं कि उस बच्चे को जो है वो कवासाकी डिजीज है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अदर साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अदर साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो अदर साइन सिम्टम्स आ गया हमारे पास में इरिटेबिलिटी। अब देखो बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स शो नहीं कर सकता है कि बड़ा तो कर सकता है, बड़ा आदमी तो कहेगा कि मुझे इस टाइप का दर्द हो रहा है, या स्पेशली मुझे रात के टाइम पे होता है या दिन के टाइम पे होता है, बड़ा इंसान कर सकता है। लेकिन छोटा बच्चा तो जो हो क्या करेगा, रोएगा, इरिटेबल हो जाएगा, कुछ भी दोगे वो इरिटेट रहेगा, खिलौने दोगे तो इरिटेट रहेगा, खाना दोगे तो इरिटेट रहेगा, ये सारी चीजें, तो इरिटेबिलिटी जो है वो शो करता है। नेक्स्ट, अरे आर्थ्रेलेजिया या आर्थराइटिस। अब देखो आर्थराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले ही जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस की जो है वो क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको बताया था। आर्थराइटिस क्या हो गया दोस्तों, इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स। आर्थ्रेलिजिया क्या होता है दोस्तों, जॉइंट पेन होता है, इसको समझिए। इसमें जो है वो हमारे पास में क्या आता है, जॉइंट पेन होता है विदाउट इन्फ्लामेशन। ठीक है, बिना इन्फ्लामेशन के अगर हमारे पास में जॉइंट पेन होता है उसको हम बोलते हैं आर्थ्रेलेजिया। ठीक है, आर्थराइटिस तो हो गया इन्फ्लामेशन की वजह से, दोनों में पेन होता है, ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन की वजह से, आर्थ्रेलेजिया में नॉन इन्फ्लामेशन की वजह से, ये देखने को मिलेगा। देन मायोकार्डिटाइटिस, ऑफ कोर्स कोरोनरी आर्टरी में जो है वो हमारे पास में चेंजेज हुए, वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ तो मायोकार्डिटाइटिस होगा। नेक्स्ट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है, अभी जस्ट हमने जो है वो 2 दिन पहले जो है वो क्लास ली थी हार्ट वाल की, तो वहां पे मैंने बताया था कि पेरिकार्डियम में जो है वो हमारे पास में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक सीरस और एक फाइबर्स पेरिकार्डियम। सीरस में विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम होता है, उसके बीच में फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड में जो है वो और ज्यादा वाटर या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। डायरिया और एब्डोमिनल पेन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बेसिकली शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि और कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर चीज आती है क्योंकि हार्ट पे सीधा सीधा जो है वो अटैक करती है। तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ये मोस्ट सीरियस होते हैं, और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, रेशेज हो गए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, 10 दिन में नहीं 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोरोनरी आर्टरी पे जो है वो सीधा अटैक करने की वजह से ये ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज आती है कोरोनरी आर्टरी एन्युरिज्म, ये सबसे कॉमनेस्ट है। और कोरोनरी आर्टरी पे कोई चीज हो रही है तो ये चीज आपको भी पता है कि ये हमारे लिए जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए कवासाकी डिजीज जो है वो डेंजरस होती है। तो एक हमारे पास में हो गया कि कोरोनरी आर्टरी का एन्युरिज्म होता है, मायोकार्डिटाइटिस जो हो में देखने को मिलता है, पेरिकार्डिटाइटिस देखने को मिलता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो कोरोनरी आर्टरी करती है, एंडोकार्डियम को नहीं करती, इसलिए नहीं होता है। एंड अरेदिमिया देखने को मिलता है, अरेदिमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। अब देखो इन्फ्लामेशन हो चुका है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो चुका है दोनों लेयर में, तो वैसे भी हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर रहेगी। दूसरी चीज, ऑलरेडी फीवर है तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी, और कुछ केसेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आता है अदर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में किस पे अटैक करते हैं, ये हमारे पास में सारी चीजें जो है वो अटैक करिए हार्ट के ऊपर, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बस उसकी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो आदमी मरता नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में जो है वो थोड़े से कम होते हैं। तो अदर कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन से हो गए, मेनिंजाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन मेनिंजेज। ऑलरेडी मेनिंजाइटिस की क्लास भी मैंने आपकी बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है, आपको पता है इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रेन मेनिंजेज, जो ब्रेन की कवरिंग होती है जैसे ड्यूरामेटर, पायोमेटर, आर्चिनोमेटर, इनमें जो है वो इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस।
हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, बैक्टीरियल भी वायरल भी, जिसमें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ये सारे जो है वो करवा रखे हैं। नेक्स्ट आता है एसेप्टिक पायूरिया। पायूरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर जो है वो हमारे पास में पस होती है, उसको बोलते हैं पायूरिया, वो होता है एसेप्टिक पायूरिया देखने को मिलता है। और जॉइंट पेन जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी हमने देखा है, आर्थ्रेलिया आर्थराइटिस जो है वो इसका कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन आ गए। कवासाकी डिजीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन कवासाकी डिजीज ज़्यादा डेंजरस क्यों हो जाती है, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी पे जो है वो सीधा अटैक करती है, और कोरोनरी आर्टरी पे अटैक करने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कैसे जो है वो हम इसको कन्फर्मेटिव कर देंगे तो कि इसका जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कवासाकी डिजीज है। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो बताना चाहूंगा कि कवासाकी डिजीज का ऐसा कोई पर्टिकुलर जो है वो टेस्ट नहीं होता। कवासाकी डिजीज का मेन साइन सिम्टम से फिर भी ज्यादा पता अच्छा चलता है देन कंपेयर टू डायग्नोस्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी में आप एक्सरे कराओगे कन्फर्मेटिव हो जाएगा, मॉन्टेक्स टेस्ट कराओगे लगभग पता चल जाएगा, टाइफाइड में विडाल टेस्ट कराओगे कंफर्म हो जाएगा, एचआईवी के अंदर जो है हमारे पास में वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे करवाओगे हो जाएगा। तो इस तरीके से कवासाकी डिजीज का ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इससे हमें कंफर्म ही हो जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो कवासाकी डिजीज ही है। तो इसलिए है देयर इज नो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट बट सपोर्टिव फाइंडिंग इंक्लूड, कोई स्पेसिफिक जो है वो टेस्ट नहीं होती है, बट ये जो हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स हैं या कुछ कुछ जो है वो हमारे पास में टेस्ट है जो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो इसकी तरफ शो करते हैं। जैसे हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो हार्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगी, कोरोनरी आर्टरी का एनोरिज्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ब्लड टेस्ट करेंगे तो कोई भी इन्फ्लामेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें से जो है वो हम लगभग पता लगा सकते हैं कि आज को ये चीज़ हो सकती है, बाकी कन्फर्मेटिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आ जाता है हमारे पास में सीबीसी। सीबीसी अगर हम चेक करेंगे तो सीबीसी में हमें ल्यूकोसाइटोसिस, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ आपको पता है। सीबीसी हम चेक करते हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि हमारे पास में जो टीएलसी है मतलब डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट है, या हम कहें कि डब्ल्यूबीसी है, उसमें जो है वो हमारे पास में इनक्रीज देखने को मिलेगी। एनीमिया ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो हमारे पास में डिक्रीज देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट जो है वो हमारे पास में जो है वो डिक्रीज मिलेगी, ये चीज़ें। देन उसके बाद में हमारे पास में ईएसआर, इरिथ्रोसेगमेंटेशन रेट एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये मार्कलिड जो है वो एलिवेटेड होते हैं, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेंगे। एलएफटी की बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की, तो इसमें हमारे पास में लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो एलिवेटेड मिलते हैं, माइल्ड एलिवेटेड लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम या लीवर जो है वो हमारे पास में एलिवेटेड मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें स्टल पायूरिया जो है वो देखने को मिलेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी देखेंगे तो उसमें हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी का जो है वो एनोरिज्म है या मायोकार्डिटाइटिस है वो देखने को मिलेगा। तो कन्फर्मेटिव नहीं है, लेकिन जो बाकी टेस्ट करवाने उससे हमारे पास में लगभग जो है वो आइडिया मिल जाता है। जैसे इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी शुड बी परफॉर्म्ड एट डायग्नोसिस 2 वीक एंड 6 to 8 वीक आफ्टर इलनेस ऑफ एनसेट, क्योंकि दोस्तों हमने इसकी फेज देखी थी। ठीक है, तो फेज में आपने देखा था कि एक्यूट फेज के अंदर ये चीजें जो है वो शो नहीं होती है। कब शो होती है, ये हमारे पास में सब एक्यूट फेज के अंदर जो है वो शो होती है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो भी चीजें का चेंजेज होगा वो सब एक्यूट, और सब एक्यूट वाली कब दोस्तों 2 to 4 वीक के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। एक्यूट फेज तो हमारे पास में 1 to 2 वीक है। ठीक है, इसके अंदर आप टेस्ट कराओगे तो इकोकार्डियोग्राफी में कोई चीजें चेंजेज नहीं मिलेगी। इसलिए इकोकार्डियोग्राफी हमेशा जो है वो डिजीज होने के लगभग 4 से 6 वीक या 2 to 4 वीक के बाद ही करवाना चाहिए। ठीक है, तभी इसमें जो है वो कन्फर्मेटिव हो जाता है। बाकी अब आ जाता है हमारे पास में इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक नहीं है, लेकिन अलग अलग टेस्ट जो है वो कुछ सिग्निफिकेंट शो कर सकते हैं। हाँ, क्लिनिकल फीचर से हम फिर भी जो है वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें होगी तो हम जो है वो इसमें कवासाकी डिजीज जो है वो प्रेजेंट होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कि मेडिकल ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। क्लियर है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हम आगे के ट्रीटमेंट पे नर्सिंग मैनेजमेंट उस सब चीज़ों पे जाएंगे। तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में दिया था IVIG, दैट इज कॉल्ड IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
यानी कि इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दिया जाता है। और ये आपको पता है कि जितने भी हमारे पास में ऑलमोस्ट जो ऑटो इम्यून डिजीज है इन सब में लगभग जो है वो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन सी जो है वो दिया जाता है। ये क्या करती है, रिड्यूस कोरोनरी कॉम्प्लिकेशन। हमारे पास में पहला और बेसिक मेन पर्पज क्या होता है कि हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी के कॉम्प्लिकेशन को जो है वो हमें रिड्यूस करना है। मेन चीज तो यही है। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो देने का बेसिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज है हमारे पास में कि कोरोनरी आर्टरी के कॉम्प्लिकेशन को जो है वो हमें कम करना है। अब ये आईजी जो है वो कैसे दिया जाता है, ये बेसिकली दिया जाता है 2 ग्राम पर केजी सिंगल इन्फ्यूजन दिया जाता है ओवर 10 to 12 आवर बेस्ड विद इन 10 डेज ऑफ इलनेस। यानी कि जब भी जो है वो कवासाकी डिजीज हुई, ठीक है, तो लगभग जो है हमारे पास में कवासाकी डिजीज हुई, ऑनसेट हुआ, ऑनसेट से लगभग 10 डेज के भीतर भीतर जो है वो हमें क्या करना है दोस्तों, ये आईवी देना है। क्या देना है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये लो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो देने हैं। सेकेंड चीज हमारे पास में क्या कहती है, कब देते हैं, इसको दिया जाता है बेसिकली 2 ग्राम पर केजी, यानी कि 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। जैसे मैं अगर कहूं कि एग्जाम्पल बात करते हैं कि एक बच्चा जो है वो हमारे पास में कितने का है दोस्तों, 15 केजी का बच्चा है। क्या है, 15 केजी का बच्चा है, तो उसमें हम कितना देंगे, तो 15 केजी में इसका एग्जाम्पल अगर हम शो करते हैं तो लगभग जो है वो 30 ग्राम जो है वो हम क्या देंगे दोस्तों, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं, तो 15 केजी का बच्चा है। अब इसमें बीडीटीडीएस नहीं है, ध्यान से समझिएगा, यही इसकी पर्टिकुलर चीज है। जिन बच्चों ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया उनको तो पता ही होगा कि जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं तो हर 4 घंटे में हम जो है वो बोतल चेंज करते हैं। देन जो भी बोतल दी जाती है उसको संभाल के रखा जाता है, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कन्फर्मेटिव टेस्ट में आता है कि हाँ हमने लगाया है, ये सब चीजें। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं दिया उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये बेसिकली जो है वो कितना देना है, हमें पहले सेट करना है। तो ये लगभग हमें कितना देना है, 30 ग्राम जो है वो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है। अब ये 30 ग्राम कब देना है, ये 30 ग्राम हमारे पास में 10 to 12 आवर्स के अंदर जो है वो फिनिश करना है। यानी कि इस 30 ग्राम को हमें लगभग 10 से 12 घंटे के अंदर जो है वो फिनिश करना है, और एक ही बार दिया जाता है। ऐसा नहीं चलता 30 ग्राम सुबह दिया 30 ग्राम शाम को, ऐसा नहीं है। हमें जो है वो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। कैसे, 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, सिंगल इन्फ्यूजन दिया जाता है, और लगभग 10 से 12 घंटे के अंदर दिया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हमारे पास में 10 दिन के भीतर भीतर लग जाए, डिजीज हुआ उसके 10 दिन के भीतर भीतर लग जाए। उसके साथ साथ क्या देते हैं दोस्तों, एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन क्यों, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे पास में ब्लड को जो है थिन करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी प्लेटलेट का काम करती है, आपको पता ही है। ऑलरेडी मैंने एस्प्रिन ड्रग्स को जो है बहुत डिटेल में समझा रखा है। ये कैसे देते हैं दोस्तों, ये 30 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से जाती है, ये पर केजी पर डे के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में एस्प्रिन दी जाती है, लगभग कितनी दी जाती है, जैसे हार्ट पेशेंट वाले की बात करें तो 70 mg जो है वो ओडी दी जाती है, या 150 ओडी भी दी जाती है कई बार। तो ये दी जाती है 30 से 50 mg पर केजी के हिसाब से, और हाई डोज जो है वो ड्यूरिंग फीवर दी जाती है। देन धीरे धीरे इसको जो है वो कम किया जाता है, और इसको जो है फिर एंड किया जाता है। सडनली इसको भी जो है वो स्टॉप नहीं करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, वही हमारे पास में 15 केजी का बच्चा है, तो 15 केजी के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 450 mg जो है वो दी जाती है, पर वो पूरे दिन में, मतलब 75 mg सुबह 75 mg शाम को, या 150 mg सुबह 150 mg शाम को, इस तरीके से जो है वो दी जाती है। फिर धीरे धीरे जो है वो हम कम कर देते हैं। शुरुआत में जो है वो इतना ही देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 केजी का बच्चा है, ठीक है, और 30 मिलीग्राम के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो लगभग 450 mg आ गई। क्या हो गए दोस्तों, लगभग 450 mg। तो हमारे पास में यूं कह सकते हैं 150 दिन में 3 बार कर सकते हैं। वो ड्यूरिंग स्टेज है, बाद में हम बहुत कम करते हैं, 3 to 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, और ये फिर 6 से 8 वीक तक जो है वो चलाते हैं। फिर हम जैसे हमारे पास में 3 to 5 की अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो हमारे पास में 15 केजी का बच्चा है तो लगभग 45 mg के हिसाब से देते हैं, मतलब कि 75 से भी आधी डोज के समथिंग जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों दोस्तों, इन IVIG रेजिस्टेंस केसेस, अगर IVIG जो है वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं तो उसमें हम जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। उसमें हमारे पास में प्रेडिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडिसोलोन जो है वो सबसे टॉप पे आता है। एंड अदर एजेंट के रूप में क्या क्या देते हैं, अदर एजेंट के रूप में देते हैं जैसे हमारे पास में इन रिफ्रैक्टरी के अंदर जो है वो हमारे पास में एंटीफ्लूजम, ये एंटी ट्यूमर TNF जो है वो हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर।
ठीक है। ये जो है वो अदर ड्रग्स के रूप में भी जो है वो दी जाती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये अदर ड्रग्स। तो पहली प्रायोरिटी हमारे पास में क्या रही दोस्तों, आईवी इम्यूनोग्लोबिन, आईवी आईजी कैसे देते हैं वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। डिजीज जब होती है उसके शुरुआती 10 दिनों में शुरू करते हैं, 2 kg पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके जो है वो दिया जाता है, 10 से 12 घंटे के अंदर फिनिश किया जाता है। एस्पिरिन ड्यूरिंग स्टेज के अंदर हमारे पास में 30 से 50 mg दी जाती है, देन उसके बाद धीरे धीरे कम करके जो है वो 3 to 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से लिया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है अगर आईवी आईजी जो है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, उस कंडीशन में मिथाइल प्रेडिसोलोन एंड प्रेडिसोलोन जो है वो प्रेफर्ड ड्रग्स है। अदर एजेंट के रूप में जो है वो इनफेक्मेक्सटेप जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। जितना मेडिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है वो हमारे पास में कवासाकी डिजीज के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट भी है। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम पढ़ते हैं देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का ये सब चीज़ होगी तो उसमें हमारे पास में जो है वो कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है। वो अलग बात है कि कोरोनरी आर्टरी को जो है वो रप्चर से बचाने के लिए हम बाईपास कर दें, वो अलग चीज़ है। तो गोल्स की अगर बात करें कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या गोल है, तो गोल हमारे पास में पहला गोल रहता है हमारे पास में रिड्यूस फीवर। भाई कवासाकी डिजीज के अंदर जो है हमारे पास में फीवर कंटिन्यूस बना रहता है, तो पहला गोल तो हमारे पास में है कि हमें फीवर को जो है वो रिड्यूस करना है। सेकंड, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन भी कौन सा, स्पेशली कार्डियक के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि दूसरे टाइप के जो कॉम्प्लिकेशन है वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट फैमिली, कंफर्ट प्रोवाइड करना है और फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना है, क्योंकि फैमिली वाले जो है वो डर जाते हैं, और स्पेशली बच्चे की जब बात आती है तो और ज़्यादा डर जाते हैं। तो हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट में गोल हो गया पहली चीज़ रिड्यूस फीवर, सेकेंड गोल हो गया प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन जिसमें मायोकार्डिटाइटिस है, कोरोनरी आर्टरी एन्युरिज्म का है, देन पेरिकार्डिटाइटिस है, वो चीज़ कंफर्ट एंड सपोर्ट फैमिली। तो इंटरवेंशन क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इंटरवेंशन हो जाएंगे मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वो हमारे पास में फीवर कंटिन्यूस बना रहता है, इसलिए हमें कंटिन्यूस जो है वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड हार्ट रेट डिसएरिथमिया होता है, हार्ट रेट ऑलरेडी जो है वो इसमें एबनॉर्मल मिलती है। सेकेंड हमारे पास में इंटरवेंशन हो गया असेस फॉर कार्डियक साइन, मतलब कोई भी कार्डियक साइन है उसको असेस करना है, जैसे चेस्ट पेन है, डिस्निया है, ये सारे जो है वो हमें असेस करने हैं। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर आईवी आईजी और एस्पिरिन एज प्रिस्क्राइब। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो आईवी आईजी बता रखी है कि इतनी देनी है, ऐसे हिसाब से देनी है, जितनी एस्पिरिन जो है वो बता रखी है वो एस्पिरिन उस हिसाब से कैलकुलेट करके जो है वो देनी है। एंड मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन टू आईवीआईजी की जो है वो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो उसको मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि आईवीआईजी की एलर्जिक रिएक्शन जो है वो दोस्तों बहुत बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। इसलिए इमीडिएटली जब हम आईवीआईजी लगाते हैं तो शुरुआत में तो हम उसके आंखों के सामने लगाते हैं, हमारी नजरें गड़ी हुई रहती है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन अगर एक बार हो गई तो जल्दी से वो रिकवर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेंटेन हाइड्रेशन एंड सॉफ्ट डाइट। हाइड्रेशन और सॉफ्ट डाइट को जो है वो हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट आ गया प्रोवाइड माउथ केयर फॉर ड्राई क्रैक्ड लिप और ड्राई माउथ के लिए जो है वो हमें क्या करना है, केयर प्रोवाइड करनी है। वही हमारे पास में जो भी लुब्रिकेशन है या ओरल केयर है वो सारी चीज़ें देनी है। तो ये हो गया हमारे पास में नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट आ जाता है और क्या क्या चीज़ें, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में अप्लाई लोशन फॉर पीलिंग स्किन। जो स्किन हमारे पास में जो है वो उतर रही थी उसके लिए जो है वो लोशन प्रोवाइड करवाना है। एंड अवॉइड लाइव वैक्सीन को जो है वो अवॉइड करना है, जैसे MMR मम्स मीजल्स रूबेला। आपको पता है मम्स मीजल्स रूबेला जो है वो बेसिकली हमारे पास में 9 मंथ पे लगता है। वर्सेला है, जो भी लाइव वैक्सीन है उनको अवॉइड करना है फॉर 11 मंथ आफ्टर आईवीआईजी देने के लगभग जो है वो हमारे पास में 11 महीने तक जो है हम प्रिकॉशंस रखते हैं। इमोशनल सपोर्ट फॉर पेरेंट्स को जो है वो इमोशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि सारे लोग जो है वो घबरा जाते हैं बच्चे की बात पे, वैसे घबरा जाते हैं। एंड एजुकेट केयर गिवर्स अबाउट, जो भी उसको दे रहा है मतलब बच्चे की जो देखभाल कर रहा है उसको किस तरीके से जो है वो किस चीज़ों के लिए जो है वो एजुकेट करेंगे। ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी उसको जो है वो केयर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मान लो मदर कर रही है या फादर कर रहा है, जो भी उसको केयर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या चीज़ का जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है। पहली चीज़ मेडिकेशन एडियरेंस मतलब जो मेडिकेशन जिस टाइम पे जो जाने वाली है उसकी इंपॉर्टेंस और उन सब के बारे में जो है वो उसको बताएंगे। नेक्स्ट कार्डियक फॉलोअप,
कार्डियक फॉलोअप मतलब इकोकार्डियोग्राम जो है वो आपको टाइम टू टाइम करवाना है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि मेन कॉम्प्लिकेशन तो जो है वो यही होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइन ऑफ रिकरेंस, ठीक है, जो भी दोबारा से कोई चीज हो रही है, रिअकर कोई चीज हो रही है, तो उसके बारे में जो है वो बताएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्नोसिस, कि इसका जो है वो हमारे पास में प्रोग्नोसिस किस तरीके से है। मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तक हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है, तो इसके बारे में जो है वो हमारे पास में प्रोग्नोसिस क्या होता है। तो एक्सीलेंट विथ अर्ली ट्रीटमेंट, अगर आपने एग्जैक्ट डायग्नोसिस किया और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो फिर इसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। एंड अनट्रीटेड केसेज इन द सेंस कि जो अगर आपने ट्रीट नहीं किया, कवासाकी डिजीज किसी को है और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब IVIG भी नहीं दिया है, देन एस्पिरिन वगैरह भी नहीं दिया है, तो दोस्तों हमारे पास में 20 से 25% चांसेस, 20 to 25% चांसेस डेवलप कोरोनरी एनोरिज्म, 20 से 25% केसेज में कोरोनरी एनोरिज्म होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है अनट्रीटेड केसेज में, ठीक है। लेकिन अगर आपने कवासाकी डिजीज को फाइंड आउट कर लिया है, तो सिर्फ 5% केसेज में ही जो है वो एनोरिज्म डेवलप होता है। फिर एनोरिज्म को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज तो देखो, हमने कितना 4 गुना जो है वो कम कर लिया, तो समझ में आ रहा है। यानी कि पहले अगर अर्ली ट्रीटमेंट कर दोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। अनट्रीटेड केसेज की अगर हम बात करें, तो मतलब 20 से 25% केसेज में हमारे पास में क्या होता है, कोरोनरी एनोरिज्म, या हम कहें कि अगर ट्रीट नहीं किया गया, कवासाकी डिजीज में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो 20 से 25% लोगों के अंदर कोरोनरी एनोरिज्म हो जाता है। जैसे मान लो ये 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों के अंदर आपने जो है वो कवासाकी डिजीज है, ये कवासाकी डिजीज से सफर कर रहे हैं। अब ये कवासाकी डिजीज है, अगर ट्रीट नहीं किया गया, नॉट ट्रीटेड, वही आ गया हमारे पास में नॉट ट्रीटेड, तो 20 से 25% लोगों में कोरोनरी एनोरिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रीट कर दिया है, अगर उसको कवासाकी का ट्रीटमेंट दे दिया गया, ट्रीटेड है, तो हमारे पास में लेस देन 5% लोगों में ही जो है वो कोरोनरी एनोरिज्म होगा। तो जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब किस तरीके से जो है वो आप बचाव करोगे या बचाव रहता है हमारे पास में। तो दोस्तों, नो नॉन प्रिवेंशन, एग्जैक्ट कोई प्रिवेंशन है नहीं है कि भाई ये कर दोगे तो आप जो है वो बच जाओगे। जैसे मलेरिया है तो मच्छरों से आप बच जाओगे तो आपको मलेरिया कभी भी नहीं होगा, तो ऐसा कोई प्रिवेंशन है नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिजीज आती है, जैसे कंटामिनेटेड फूड वगैरह नहीं खाओगे तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, वो सारी चीजें। ऐसे अगर आप जो है वो सिरिंज वगैरह यूज नहीं करोगे, या फिर ब्लड वगैरह, वो सारी चीजें, या फिर जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करोगे तो HIV नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिवेंशन इसका जो है वो नहीं है, एग्जैक्ट कोई प्रिवेंशन इसका नहीं है। बट अर्ली डायग्नोसिस एंड IVIG थेरेपी जो है वो हमारे पास में कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो हमारे पास में जो 20 से 25% केसेज में कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी एनोरिज्म हो रहा था, वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में लेस देन 5% कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही जो है वो एनोरिज्म हो पाएगा। ये हो गया हमारे पास में प्रिवेंशन। फटाफट जो है वो इसकी समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। समरी टेबल हमारे पास में क्या कहती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है एक्यूट वेस्कुलाइटिस अफेक्टिंग मीडियम आर्टरी, मेनली कोरोनरी आर्टरी, इसकी वजह से ये ज़्यादा डेंजरस होता है। ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है दोस्तों, जो हमारे पास में मीडियम साइज की कोरोनरी आर्टरी है उसको अफेक्ट करता है, और इसमें मेनली जो है वो कोरोनरी आर्टरी को करता है, जिसकी वजह से ये सारा कॉम्प्लिकेशन अराइज हुआ है। अफेक्टेड ग्रुप की बात करें तो अफेक्टेड ग्रुप कौन से होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं लेस देन 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं। इसमें से भी जो अगर बात करें तो स्पेशली कौन से होते हैं, 1 to 2 ईयर्स के बच्चे ज़्यादा सस्पेक्टेड होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे। हालांकि 5 साल के बच्चों में कवासाकी डिजीज देखने को ज़्यादा मिलती है, बट 1 से 2 साल के बच्चे जो है वो ज़्यादा सस्पेक्टेड होते हैं, और इसमें से भी जो है वो हमारे पास में मेल जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज, एग्जैक्ट कोजेज तो जो है वो अननोन है, बट कुछ इम्यून रिएक्शन सस्पेक्टेड है, जैसे कि कोई इन्फ्लामेशन हो गया, बैक्टीरिया में आ गया, वो सारी चीजें। मेजर सिम्टम्स क्या है, मेजर सिम्टम्स है पहली चीज फीवर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और वो लगभग जो है वो कितना होगा, मोर देन 5 डेज तो प्रेजेंट होगा ही होगा, 5 दिन से लगभग फीवर जो हो प्रेजेंट होगा ही होगा। प्लस उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है, ओरल थ्रस हो सकता है, रेशेज हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो जाएगा, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाएगा। इनमें से कोई भी 3-4 सिम्टम्स जो है वो और देखने को मिलेंगे।
कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मेन कॉम्प्लिकेशन होती है कोरोनरी आर्टरी एन्युरिज्म। अब कोरोनरी आर्टरी एन्युरिज्म हो गया तो उसके हमारे पास में आपको पता है कोई भी जो है वो एन्युरिज्म हो जाता है, उसके रप्चर होने की संभावना है। और कोरोनरी आर्टरी रप्चर हो गए तो हार्ट की ब्लड सप्लाई नहीं होगी, हार्ट की ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्लाइंट वैसे ही जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। मेन ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या था? आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन था, एस्प्रिन था। उसके साथ साथ हम क्या देते हैं दोस्तों? स्टेरॉइड भी देते हैं। अगर हमारे पास में जो है वो ये चीज़ें काम नहीं करती तो स्टेरॉइड्स भी देते हैं। क्लियर है? नर्सिंग केयर की अगर बात करें तो इसमें हम मॉनिटर हार्ट रेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी फीवर भी है प्लस डिसअरेथमिया इसका मेन कोजेज भी है, ऑलरेडी हमारे पास में एनोरिज्म हो चुका है। कंट्रोल फीवर हमारे पास में मेन टारगेट होता है, हाइड्रेशन उसको मेंटेन करना, ओरल केयर देनी है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो एक्सीलेंट इफ ट्रीटेड अर्ली। अगर हमने जो है वो ट्रीटमेंट अर्ली शुरू कर दिया या जल्दी कर दिया है तो इसका रिजल्ट जो है वो एक्सीलेंट आता है, अदरवाइज आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में कवासाकी डिजीज जो है वो फिनिश होती है। तो दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा कि जो कवासाकी डिजीज आपको पहले पढ़ी थी उसके कंपैरिजन में और आज की क्लास में आपको जो है वो कितना क्या सीखने को मिला ये बताइएगा। साथ के साथ ये भी चीज़ बताइएगा कि जो मैंने आपके लिए किया या मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास में है वो आपको कितना पसंद आए, तो ये भी जो है वो ज़रूर बताइएगा। और भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको समझने में दिक्कत आ रही है या जो हमारे समझने का पैटर्न है, क्लास जो हम लेते हैं वो आपको कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।